Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट रखा था हमने, जिसका लास्ट पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करेंगे। आप सबको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ एनसीईआरटी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रखी है, जिसके 5 पार्ट हम कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आज पार्ट 6 है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो इकोनॉमिक्स का, वो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी जो कंसेप्ट अभी हम करेंगे उनको बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। तो जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो बेसिक प्रॉब्लम है कैन बी सॉल्व आइदर बाय द फ्री इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ए प्लान मैनर बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट। या तो हम जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम है। इससे पहले वाले पार्ट 4 एंड 5 में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियरली कर चुके हैं। तो वो जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या तो इंडिविजुअल का जो इंट्रैक्शन है खुद के ऑब्जेक्टिव सेट करके मार्केट में डिमांड एंड फोर्सेस जो सप्लाई फोर्सेस है उनकी वजह से, या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे, तब जाकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अब क्या होती है, जो इन्होंने बोला सेंट्रली अथॉरिटी, और एक मार्केट इकोनॉमी क्या होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। एक इकोनॉमी में जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइक सेविंग, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सब को सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सरकार द्वारा प्लान किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट डिसीज़न चाहे प्रोडक्शन के हैं, एक्सचेंज के हैं, कंजप्शन के हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब के प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन के जो डिसीज़न है वो गवर्नमेंट लेती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ कहाँ पर पार्टिकुलर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का कैसे करना है कि वो सोसाइटी को भी मिल जाए, सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो एक वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर्विस है, इज़ नॉट प्रोड्यूस इन एडुकेट अमाउंट बाय द इंडिविजुअल ऑन देयर ओन। आपको भी पता है कि जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, हम अपने ही आप से कोई भी इंडिविजुअल अकेले इस चीज़ को कंप्लीट नहीं अचीव कर सकता कि वो एजुकेशन उसको अगर पढ़ना है तो वो खुद के स्कूल, खुद की यूनिवर्सिटी अपने अकेला ही बैठ के पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ सर्विस अगर उसको चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि उसको हॉस्पिटल, उसका खुद का हॉस्पिटल होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एडुकेट अमाउंट ऑफ सच ए गुड और सर्विस। तो इसमें गवर्नमेंट ये चीज़ें क्या करती है, सभी इंडिविजुअल के लिए इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितने इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन अ डिफरेंट कंटेस्ट, if some people in the economy get so little a share of the final mix of goods and service produced in the economy, then at stake, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of final mix of goods and services। अगर इकोनॉमी में कुछ व्यक्ति ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है वो किस तरीके से एलोकेट की जाए, कैसे उनको बांटा जाए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और सभी गुड्स एंड सर्विसेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आय का समान वितरण या फिर वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। तो ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर आम भाषा में हम कहें तो इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड होता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। ओके, तो ये तो है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाउ द मार्केट इकोनॉमी। ये देखिए मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था भी जिसको कहते हैं। इन कंट्रास्ट टू ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बिल्कुल उसका अपोजिट, इन ए मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। मार्केट के थ्रू, बाजार के थ्रू होता है सभी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट के थ्रू होता है। एज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइज द फ्री इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जो फ्री इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल्स का, सभी व्यक्तियों का फ्री इंट्रैक्शन है, उसके द्वारा ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया जाता है। ए मार्केट इज़ अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट्स और प्रोडक्ट विद ईच अदर।
अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मार्केट एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मार्केट। तो पहले हमें मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। इन पार्टिकुलर इट हैज़ नथिंग एज सच टू डू विद द मार्केट प्लेस एज यू माइट टेंड टू थिंक ऑफ। अगर आपके दिमाग में मार्केट बाज़ार सुनते ही ये आया हो कि बाज़ार क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, तो पार्टिकुलर एक स्थान नहीं होता कि बाज़ार का साइज इतना बड़ा हो उसी को हम बाज़ार बोलेंगे। बाज़ार इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है सिर्फ। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर कैन टेक प्लेस इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन सच एज ए विलेज और ए सुपर बाज़ार इन ए सिटी। कि जो इंट्रैक्शन है एक बायर का और सेलर का, ये ज़रूरी है, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, या फिर कहीं पर किसी पार्टिकुलर जगह पर खड़े होकर सेलर और बायर का इंट्रैक्शन हो, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी चीज़ों का लेन देन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी स्ट्रीम any system, it is imperative that there is a coordination in the activities of the different constituent part of the system। जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें सभी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन एक अलग अलग तरीके से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज देयर कैन बी कॉयस, यानी कि फिर वो क्या हो जाएगा, एक तरह से होच पोच हो जाएगा। अगर बायर एंड सेलर सिर्फ ये सोचकर इंट्रैक्शन करते हैं कि भाई एक पार्टिकुलर जगह होगी, हम वहीं पर सामान बेचेंगे, वहीं पर खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बस उनमें इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, उनका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। आजकल जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हम किसी बाज़ार में तो नहीं जा रहे, हम फ़ोन से ऑनलाइन सामान देखते हैं, उसकी पेमेंट ऑनलाइन ही कर देते हैं और सामान घर पे आ जाता है। तो वो भी तो एक जो लेन देन की प्रक्रिया है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, ठीक है। उसके लिए किसी पार्टिकुलर एक जगह पर खड़े होना और उसको फिर मार्केट का नाम देना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इन ए मार्केट सिस्टम ऑल गुड्स एंड सर्विस कम विद ए प्राइस विच इज़ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर्स एंड सेलर। तो एक ऐसी जगह जिस पर एक प्राइस सेट हो गया एक वस्तु का, और वहाँ पर बायर और सेलर दोनों क्या है, उसको प्राइस को लेकर खुश हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि भाई ये प्राइस है तो हम इस पर इस सामान को खरीद लेंगे, तो वो एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पर। प्राइस रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन क्वेश्चन। इफ द बायर डिमांड मोर ऑफ ए सर्टेन गुड, द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज। वो हमें पता ही है, आगे जब डिमांड हमारे चैप्टर आएंगे तो हम वहाँ पर डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन, वो हम देखेंगे। अब इन्होंने एक बात बोली है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब किसी चीज़ की डिमांड हम बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्मियों में अगर हम आइसक्रीम की ज़्यादा डिमांड बढ़ा देते हैं तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। In reality, all economies are mixed economies where some important decisions are taken by government। अब मार्केट इकोनॉमी भी पार्टिकुलरली किसी एक इकोनॉमी में नहीं है और पूरी तरह से सेंट्रली भी नहीं है, तो मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। आप देखिए, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है। इस तरीके से प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो द रोल ऑफ गवर्नमेंट अभी क्या है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक तो हम नहीं कह सकते, बट ज़्यादातर वहाँ पर कैपिटलिस्टिक यानी कि मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का रोल मिनिमल है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का है वो चाइना हो सकता है। पूरी तरह से उसको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, बट बहुत ज़्यादा पार्ट उसका सोशलिस्टिक, यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है सब कुछ, बेसिक एक्टिविटीज़ और ये सब। लेकिन इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या है, इंडियन इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। व्हाट विल बी, इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्लियरली मैंने समझाया है। आपको एक एक बात उसमें समझ आ जाएगी, विद एग्जांपल मैंने समझा रखा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, जिसमें किसी भी आर्थिक समस्या क्या है, क्या थी या क्या होगी, इससे रिलेटेड बात होगी, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें व्हाट ऑट टू बी, नॉर्मेटिव में क्या आएगा, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होनी चाहिए। अगर पार्टिकुलर एक समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, उसमें चाहिए, उसमें सजेशन होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इतना फ़र्क है।
उसके बाद है लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Traditionally, the subject matter of economics has been studied under two broad branches, microeconomics and macro. तो 1933 में रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी है और मैक्रो का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, इसकी बात करते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी एज ए होल, सारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है। बिहेवियर ऑफ ए मैक्रो मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करता है। एग्रीगेट प्राइस लेवल की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब एग्रीगेट मेजर्स हैं जो हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन माइक्रो में हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, वहाँ पर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्केट, ये सब हम माइक्रो में पढ़ते हैं। एंड मैक्रो में हम सारा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल, एग्रीगेट प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, ये सारी चीज़ें, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है। एंड द प्लान ऑफ द बुक, दिस बुक इज मेन टू इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक आइडियाज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. In this book, we will focus on the behavior of the individual consumer and producer of a single commodity and try to analyze how the price and the quantity is determined in the market for a single commodity. मतलब एक सिंगल कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से उसकी क्वांटिटी होती है, उस पर प्राइस क्या सेट होता है, कैसे एक सिंगल कमोडिटी को खरीदा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूसर कैसे प्रॉफिट को ज़्यादा करते हैं। तो इस बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है, इसमें सारा हम यही स्टडी करने वाले हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन का आइडियाज़ होगा, कॉस्ट का होगा, मार्केट की फॉर्म होगी, ये सब। तो ये देखो, इसमें हर एक चैप्टर का बता रखा है कि चैप्टर 4 में क्या करेंगे, 3rd में क्या, 5th में क्या और 6th में क्या। ये सारा आपको बिल्कुल एक एक लाइन, जैसे ये वीडियो समझाई है ऐसे ही सारी ही वीडियो में आपको एक एक लाइन से समझाया जाएगा। ये कंजप्शन है, स्कार्सिटी, मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सचेंज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। अब पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, अब 3 पार्ट में मैंने चैप्टर 1 क्लियर करवाया है और उसमें ये सारी बेसिक टर्म्स मैंने साथ साथ समझाई हैं। तो आप सभी अपनी कॉपी में इनको लिख सकते हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 में ग्लोसरी सारी करवा रखी है, शब्दावली, उसमें भी इनके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, ये हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी कौन सी होती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारा बताना है। विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसमें लिखना है आपको। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताकर उसको एक्सप्लेन करना है। उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कल मैंने आपको समझाया था, वो सारा बताना है। अगला क्वेश्चन फिर वही है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए इसमें लिखना क्या है। सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, ये सारा हमने कर लिया है। सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी आज वाले पार्ट में ही किया है हमने। पॉजिटिव इकोनॉमी का नॉर्मेटिव इकोनॉमी ये भी देख लिया, और माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस क्या है ये भी हमने कर लिया। आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।